नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज तक फिजिक्स क्लास 10th की जो भी वीडियो आपको मिली है उसके आगे का हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। लेसन है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। आगे इससे है वस्तु। वस्तु यानी ऑब्जेक्ट। क्या है वस्तु? आपतित किरणों के कटान बिंदु को आपतित किरणों के कटान बिंदु को वस्तु कहते हैं। एक लाइन में आप इसको खाली नोट करिए, बहुत ज्यादा नोट करने की जरूरत नहीं है, जिससे आपको याद भी हो जाएगा आराम से, आप आगे पढ़ेंगे। वस्तु है आपतित किरणों के कटान बिंदु को वस्तु कहते हैं। इसके बाद है आपका प्रतिबिंब। प्रतिबिंब इमेज। प्रतिबिंब दर्पण से, प्रतिबिंब है आपका दर्पण के तल से परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणें या प्रकाश की किरणें कुछ भी लिख सकते हैं आप, जिस बिंदु पर अभिसरित होती हैं या जिस बिंदु से अपसरित होती प्रतीत होती हैं, उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। आप सीधा नोट कर लेंगे, दर्पण के तल से परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर अभिसरित होती हैं या जिस बिंदु से अपसरित होती प्रतीत होती हैं उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। इसके बाद आता है प्रतिबिंब किसे कहते हैं, बता दिया गया आपको। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। सबसे पहले हम वास्तविक प्रतिबिंब देखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? आप देख रहे हैं चित्र है, चित्र में ये वाला बिंदु वो है, इसको हम वस्तु बोलेंगे। वस्तु बिंदु वो पर स्थित है, इसको भी हम कोई बिंदु मान लें, आई मान लेते हैं, ये बिंदु आई। आप देख रहे हैं यहां पर बिंदुओं से वस्तु से किरणें आती हैं, तल से टकराकर आपतित किरणें टकराकर एक ही बिंदु पर यहां से टकराती हैं, टकराने के बाद एक ही बिंदु पर काटती हैं, आई पर। यही आई, बिंदु आई, ये प्रतिबिंब है, ये वास्तविक प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब
ये वस्तुओं का प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब I है। हम लिख सकते हैं यदि परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर प्रकाश किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर अभिसरित होती हैं, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं वस्तु O का वास्तविक प्रतिबिंब I है। आप यहां लिख भी सकते हैं चित्र में वस्तु, ब्रैकेट में आप O लिख सकते हैं, O का वास्तविक प्रतिबिंब I है। इसके बाद आपका आता है आभासी प्रतिबिंब। चित्र में आप देख रहे हैं यहां पर कोई बिंदु O है, इस हम O को वस्तु मानते हैं। वस्तु बिंदुओं पर वस्तु स्थित है। यहां से प्रकाश की किरणें अपसरित होती हैं इस तरीके से। यह बिंदु I है। बिंदु I को ही हम आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। चलिए लिखते हैं परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जिस बिंदु से अपसरित होती प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आप देख रहे हैं बिंदुओं से परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें बिंदु I पर अपसरित होती हैं। इसी बिंदु I को वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब कहेंगे हम। वस्तु यानी बिंदुओं से
प्रकाश की किरणें अपसरित होकर बिंदु आई पर यहां पर जाती हैं। इसी बिंदु आई को वस्तु ओ का हम आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। हम लिख सकते हैं कि चित्र में बिंदु आई, कामा लगाइए, वस्तु ओ का आभासी प्रतिबिंब है। चित्र में फिर से एक बार हम बोल दे रहे हैं, बिंदु आई मतलब ये बिंदु आई वस्तुओं का आभासी प्रतिबिंब है। ये हमें दिखाई नहीं पड़ता है क्योंकि यहां तक प्रकाश नहीं जा सकता। आभासी प्रतिबिंब को हम देख नहीं सकते हैं क्योंकि प्रकाश वहां तक पहुंच नहीं सकता है। यही आभासी प्रतिबिंब आई। इसको पर्दे पर नहीं देख सकते हैं क्योंकि यहां पर प्रकाश की किरणें यानी प्रकाश वास्तव में नहीं पहुंचती हैं। इसको हम आभास करते हैं, मतलब मानते हैं ये आभासी प्रतिबिंब है। आगे देखिए, अगली हेडिंग है भैया, दर्पण से फोकस वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरियों में संबंध। यही है आपका संबंध है, फोकस वस्तु और प्रतिबिंब की दूरियों में संबंध। संबंध भैया होता है, सबसे पहले आपको जानना है कि फोकस क्या है। फोकस यानी दर्पण की फोकस दूरी, इसको हम एफ से व्यक्त करते हैं, यानी एफ है फोकस दूरी। वस्तु को हम यू से व्यक्त करते हैं, यू से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल यू। ये आपका वस्तु है और वस्तु की दूरी है बेटा, दर्पण से वस्तु की दूरी हम यू को बोलते हैं। इसके बाद है आपका वी, वी है प्रतिबिंब की दूरी, इसको बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी। यह फोकस की दूरी, यू वस्तु की दूरी और भी प्रतिबिंब की दूरी। इन्हीं तीनों में संबंध होता है। संबंध होता है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, यही संबंध होता है। कहीं ये घुमा के भी दे दिया जाता है बेटा, कंफ्यूज मत होइएगा। घुमा के कभी कभी ऐसे लिख दिया जाता है 1/v इक्वल 1/f माइनस 1/u या 1/u इक्वल 1/f माइनस 1/v। तो ये चीज, ये एक ही चीज है, ये सब मतलब यही है। 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। एफ अच्छांतर कर दिया जाता है, एग्जाम में घुमा के पूछ लिया जाता है या बहुविकल्पीय में पूछ लिया जाता है या कोई भी आपसे पूछ सकता है। तो कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी आप ये नहीं सोचेंगे, मिस्टेक मत करिएगा कि ये कोई दूसरा सूत्र है। सूत्र वही है, बस यहाँ पर पक्षांतर कर दिया जाता है। कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं और जो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं वो समझ भी जाते हैं। हमें इन्हीं में संबंध स्थापित करना है। होता क्या है, चलिए देखते हैं आगे। इसको संबंध हम किस तरीके से स्थापित करेंगे, सबसे पहले हमें चित्र बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम निगमन करेंगे, डेरिवेशन आगे होगा। यहां पर हम लिखेंगे दर्पण। बेटा एक चीज है, दर्पण में दो दर्पण होता है, बताया भी गया है। एक अवतल दर्पण होता है, दूसरा उत्तल दर्पण होता है। तो अगर गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण तो आप जानते ही हैं, पहले बता भी दिया गया, गोलीय दर्पण यानी गोलीय दर्पण में दोनों आ जाता, अवतल या उत्तल। तो गोलीय दर्पण के लिए भी यही सूत्र है कि 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। कभी कंफ्यूज नहीं होंगे आप।
और इसको दिमाग में रखिएगा, चाहे उत्तल के लिए कोई आपसे पूछता है, चाहे अवतल के लिए कोई पूछता है, तुरंत आप बताएंगे 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। तो गोलीय दर्पण के लिए हम सूत्र का निगमन करेंगे। उसमें सबसे पहले हम करेंगे अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन करेंगे। चित्र में देखिए, ये दर्पण, ये अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन है। ये वस्तु है, वस्तु को हम बोलते हैं ए बी, ए बी, इसको हम बी से प्रदर्शित करेंगे, बी, इसको लिखेंगे ए। तो चित्र में वस्तु ए बी के लिए प्रतिबिंब A1 B1 का बनना, यहां पर A1 B1 का बनना प्रदर्शित किया गया है। ए बी आपका वस्तु है, A1 B1 प्रतिबिंब है। यह दर्पण का तल बिंदु यम है, दर्पण के तल से यमन पर, मुख्य अक्ष पर यमन एक लंब डाला गया है। बेटा यहां देखिए, मुख्य अक्ष पर लंब होने के कारण यमन ए बी के बराबर हो जाएगा। ये दर्पण का ध्रुव P, पोल जिसको बोलते हैं, पोल है। ये मुख्य फोकस F और C वक्रता केंद्र है। आप ध्यान दीजिएगा, चित्र में वस्तु AB के लिए प्रतिबिंब A1 B1 का बनना प्रदर्शित किया गया है। एक चीज यहां पर किनारे हम नोट कर दे रहे हैं, F, जहां F फोकस की दूरी है, फोकस की दूरी, दर्पण की फोकस की दूरी, U दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, और V प्रतिबिंब की दूरी है। आगे हम देखते हैं, यहां पर हमने आपको क्या बताया, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष बेटा यही है PV, PB, ये मुख्य अक्ष है, P और B, यानी AB है, वस्तु है। AB को हम वस्तु लिखेंगे, AB ये पूरा वस्तु है, और A1 B1 को हमें नीचे लिख दे रहे हैं प्रतिबिंब, प्रतिबिंब पूरा नहीं लिख रहे हैं, प्रतिबिंब लिख दे रहे हैं। और PB दर्पण का ध्रुव P है, B वस्तु है, मतलब इसको हम PB को मुख्य अक्ष बोलेंगे, ठीक है। और यहां पर बिंदु यम, यहां पर बिंदु यन है, मतलब यमयन AB के बराबर होगा, क्योंकि मुख्य अक्ष पर लंब होने के कारण MN इक्वल AB हो जाएगा। यहां पर हम लिख देंगे बिंदु यम से मुख्य अक्ष पर लंब यमन डाला गया है, चाहे डाला गया है ना लिख के, यही लिख देंगे, यम से मुख्य अक्ष पर लंब MN होने के कारण MN इक्वल AB के। ये चीज आपको लास्ट तक ध्यान देना है। अब हम तुलना करते हैं, यहां पर एक देखिए, यहां पर त्रिभुज बन रहा है ABC, और इसी के समरूप त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज A1 B1 C। इस तरीके से हम लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज A1 B1 C में। बेटा दोनों की हम तुलना कर रहे हैं आपस में, त्रिभुज ABC और A1 B1 C में हम तुलना कर रहे हैं। तो यहां पर है कोण ABC, कोण ABC बराबर कोण A1, यहां पर A1 है, A1 B1 C,
A1 B1 C दोनों बेटा समकोण है, समकोण होने के कारण ये दोनों बराबर है आपस में। अब यहां पर त्रिभुज ABC में कोण ACB, कोण ACB बराबर कोण A1CB1, कोण A1CB1 ये है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। बताइए भैया, आप लोग ध्यान दीजिए, जब किसी त्रिभुज के दो कोण मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया और ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया, मतलब ये कोण समकोण है और ये दोनों कोण आपस में शीर्षाभिमुख होने के कारण बराबर है। तब जब दो कोण किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो जाए समरूप त्रिभुज में, तो तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाता है बेटा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तब बताइए, इसलिए जब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप बराबर हो गया। जब तीसरा बराबर हो गया यानी तीनों कोण आपस में बराबर हो गया। जब तीनों कोण आपस में बराबर हो गया तो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हुए कि नहीं हो गए। तो समरूप त्रिभुज होने के कारण, इसलिए एक बात बताइए, जब समरूप त्रिभुज हो जाएंगे तब समरूप त्रिभुज की भुजा बटे भुजा मतलब लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार हो जाएगा। इसमें त्रिभुज ABC में लंब AB है और A1 B1 C में लंब A1 B1 है। ABC में आधार BC है और B1 C इसका आधार है। इसलिए AB अपान A1 B1 बराबर BC अपान B1 C। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें। अब इसी प्रकार तुलना करेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज दूसरा त्रिभुज है MNF और A1 B1 F। त्रिभुज MNF हुआ त्रिभुज A1 B1 F में बेटा इन दोनों की भी तुलना कर लीजिए सेम सेम ऊपर की तरह। कोण MNF इक्वल कोण MNF इक्वल कोण A1 B1 F, ये आपका समकोण है। और इसके बाद है कोण MFN बराबर कोण MFN बराबर मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण, ठीक है, इस कोण के बराबर हो जाएगा। इस कोण के A1 F B1 के बराबर कोण A1 F B1, ये बेटा शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण शीर्षाभिमुख। फिर वही हो गया, दो कोण आपस में बराबर हो गए तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो गया। तो ये त्रिभुज भी यानी त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज MNF, ये वाला त्रिभुज त्रिभुज MNF मतलब ये वाला, और A1 B1 F दोनों समरूप हो गए। अब समरूप होने के कारण फिर भुजा लंब बटे लंब यानी MN अपान A1 B1 बराबर यही इस त्रिभुज का लंब MN अपान इसका लंब A1 B1 बराबर NF अपान B1 F, NF अपान B1 F। यहां पर MN अपान A1 B1 बराबर NF अपान B1 F हो गया। अब पहले मैंने आपको क्या बताया भैया कि बिंदु M से मुख्य अक्ष पर लंब MN होने के कारण MN AB के बराबर है। तो यहां पर MN अपान A1 B1 है तो MN की जगह पर हम AB लिख सकते हैं। लेकिन अभी NF देखिए N यहां पर है। यदि आप देखते होंगे मोबाइल में, ध्यान दीजिएगा, कभी आप फोटो खींच रहे हैं, अगर कोई वस्तु की या खुद की फोटो खींच रहे हैं अपने फैमिली वालों की, देखते हैं अगर हम दूर फोटो खींचना है, लग रहा है कि कोई आदमी दूर खड़ा हुआ तो उसको हम जूम कर लेते हैं, तो दूर की वस्तु हमें पास आती नजर आने लगती है, मतलब वहां से लगता है कि थोड़ा पास आ गया जूम करने पर ही, और फिर जूम हटा दिए फिर सेम सेम हो जाता है। इसी तरीके से यदि इस दर्पण इसी दर्पण का द्वारा छोटा कर दिया जाए
यदि दर्पण का द्वारक छोटा कर दिया जाए, बेटा इतना भी लंबा लिख सकते हैं और बहुत शॉर्ट में लिख सकते हैं। दर्पण का द्वारक छोटा होने पर बिंदु n, यही पर n है ना, बिंदु P के बहुत निकट होगा। या इतना लंबा भी लिख सकते हैं, दर्पण का द्वारक छोटा कर दिया जाए तो n कामा बिंदु P के निकट होगा। अगर आप इतना लंबा नहीं लिखना चाहते हैं तो सिर्फ यही लिख देंगे आप कि दर्पण का द्वारक छोटा होने पर बिंदु n बिंदु P के बहुत निकट होगा। अतः NF बराबर PF, ये NF PF के बराबर हो गया क्योंकि n यहां पर आ गया, दर्पण के ध्रुव के पास यानी पोल के पास आ गया है, तो यहां पर बिंदु n बिंदु P के बराबर आ गया, तो NF बराबर हो गया आपका PF के। और Mn AB के बराबर पहले से ही था, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर Mn AB के बराबर हो गया और NF PF के बराबर हो गया। तो NF की जगह पर भैया हम PF लिख सकते हैं और Mn की जगह पर AB लिख सकते हैं। तो यहां पर Mn की जगह AB और NF की जगह PF हम इसमें रख सकते हैं कि नहीं, इस सूत्र, इसमें ये जो क्वेश्चन बन रहा है, समीकरण बन रहा है, उसमें हम रख सकते हैं। तो रख दीजिए, यहां पर Mn की जगह पर हम लिख सकते हैं AB, इसलिए AB अपान A1 B1 बराबर NF की जगह पर PF अपान B1 F। इसको हम समीकरण 2 बना लेंगे, समीकरण 2 बना लेंगे। बेटा हमको मिटाना पड़ेगा, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से जब दोनों समीकरणों की हम तुलना करेंगे, पहला समीकरण भैया क्या था, यहां साइड में हम लिख दे रहे हैं AB अपान A1 B1 इक्वल BC अपान B1C, BC अपान B1C, AB अपान A1 B1 इक्वल BC अपान B1C, ये BC है, ये B है। और दूसरा समीकरण क्या था कि AB अपान A1 B1 इक्वल, यही Mn की जगह पर हुआ था, NF अपान B1F। तो NF की जगह पर बेटा PF हो गया था, PF अपान B1F। तो हम दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे, दोनों समीकरणों की जब तुलना करेंगे तो तुरंत हो जाएगा समीकरण 1 से तुलना करने पर यानी भाग देने पर। अभी यहीं पर आप भाग दे दीजिए, इसको समीकरण 1 मान रहे हैं, इसको 2 मान रहे हैं, तो यहां पर लेफ्ट बटे लेफ्ट इक्वल राइट बटे राइट, AB अपान A1 B1 अपान AB अपान A1 B1, ये लेफ्ट हैंड का हो गया और राइट का AB अपान A1 B1 से कट गया। तो इधर क्या बचा, 1 बचेगा, ये चीज पक्षांतर हो जाएगा, आपका हो जाएगा BC अपान B1C इक्वल PF अपान B1F, यानी पर तुरंत हो जाएगा समीकरण 1 या 2 से BC अपान B1C इक्वल PF अपान B1F, आपका ये हो जाएगा। अब भैया आपको एक चीज ये देखना है कि BC यहां पर है, BC यहां पर है, तो हम BC का मान निकालेंगे चित्र से। जब चित्र से हम मान निकालेंगे BC बराबर क्या हो जाएगा, पूरा दर्पण से लिया जाएगा, पूरा है P से, यहां से लिया जाएगा, दर्पण के ध्रुव P से लिया जाएगा, पूरा है PB, BC इक्वल PB माइनस इतना घटा दिया जाएगा, PB माइनस PC होता है, तो BC इक्वल हो गया आपका PB माइनस PC अपान B1C है, B1C, इसका काम खत्म हो गया। B1 यहां है प्रतिबिंब पर और C यहां पर है वक्रता केंद्र, तो B1C कितना, B1C बराबर हो जाएगा, अब यहां तक लिया जाएगा पूरा, यानी PC बाई PC माइनस PB1, PB1 पूरा PC है, PB1 घटा दिया गया, B1C का मान निकल गया, यानी PC माइनस PB1 इक्वल PF, PF आपका ये है, PF के ही बराबर है, क्योंकि एक ही बिंदु बीच में था n, जब दर्पण का द्वारक छोटा कर दिया गया तो बिंदु n बिंदु P के निकट आ गया, मतलब मिल गया, तो इसका काम ही खत्म हुआ। इसके बाद बचता आपका B1F, B1F नीचे है,
तो B1F का मान होता है आपका B1F यहां पर है, मतलब प्रतिबिंब और मुख्य फोकस के बीच की दूरी B1F है। ठीक है, तो B1F बराबर हो गया PF माइनस बेटा सॉरी PB1 माइनस PF, PB1 माइनस PF, PB1 यानी प्रतिबिंब से पूरा लिया गया PB1 प्रतिबिंब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, PB1 माइनस PF हो गया। इसको भी लिख दीजिए आप PB1 माइनस PF, ये चीज हो गया। अब सबका मान रख दीजिए। हमने आपको बताया AB वस्तु है, A1 B1 प्रतिबिंब, P दर्पण का ध्रुव P है और C वक्रता केंद्र है, F मुख्य फोकस है, F आपका मुख्य फोकस है। तो यहां पर हमें PB बराबर निकालना है। मान कैसे निकालेंगे देख लीजिए। P दर्पण का ध्रुव पोल, B वस्तु, A1 AB वस्तु है ना आपका, तो दर्पण से वस्तु की दूरी है, यानी यहां से P दर्पण और B वस्तु, दर्पण PB यानी दर्पण से वस्तु की दूरी, यानी PB का मान माइनस U। अच्छा देख लीजिए भैया एक चीज, इसमें अवतल दर्पण में तीनों का मान मतलब U भी अब तीनों का मान ऋणात्मक होगा। क्यों ऋणात्मक होगा? क्योंकि तीनों चीज मतलब वस्तु, प्रतिबिंब और फोकस तीनों दर्पण के बाएं तरफ स्थित है, दर्पण के बाएं तरफ। अगर यही चीजें दाहिने तरफ स्थित हो जाएं तो इनका मान पॉजिटिव हो जाएगा यानी धनात्मक होगा, लेकिन यहां पर बाएं तरफ है तो तीनों का मान ऋणात्मक हो जाएगा। PB इक्वल माइनस U यानी दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी। इसके बाद आपका आता है PC, C यहां पर है वक्रता केंद्र, PC आपका यहां पर है वक्रता केंद्र। तो आप जानते हैं PC दर्पण से वक्रता केंद्र यानी वक्रता त्रिज्या होगा, PC इक्वल आपका माइनस R हो गया। ये भी वक्रता केंद्र भी दर्पण के बाएं तरफ ही स्थित है, इस नाते इसका मान भी ऋणात्मक ही होगा, माइनस R यानी आपका हो गया माइनस R यानी माइनस 2F, क्योंकि R इक्वल 2F आपको बताया गया है, F इक्वल R/2। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में जब संबंध बताया गया था तो आपको बताया गया था R इक्वल 2F या F इक्वल R/2। ठीक है, तो PC इक्वल माइनस R इक्वल माइनस 2F। इसके बाद आपका आता है PF, नहीं इसके बाद आपका PB1 आएगा बेटा, PB1 यहां पर है। PB1 आपका हो जाएगा A1 B1 यानी प्रतिबिंब है ना, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी माइनस B, यहां पर हम लिख सकते हैं दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। इसके बाद है आपका PF है, PF इक्वल माइनस F दर्पण से फोकस की दूरी, दर्पण से फोकस की दूरी, यानी अब तीनों का मान, चारों का मान निकल गया। PB इक्वल माइनस U, PC इक्वल माइनस R यानी माइनस 2F, PB1 इक्वल माइनस V और PF इक्वल माइनस F। एक बार आप यहां से चित्र से भी क्लियर कर लीजिए। PB यानी P यानी दर्पण और B यानी वस्तु, दर्पण से वस्तु की दूरी। PC यानी P आपका है दर्पण यानी दर्पण का ध्रुव P है, C वक्रता केंद्र है यानी वक्रता त्रिज्या, दर्पण से वक्रता केंद्र की दूरी यानी वक्रता त्रिज्या यानी माइनस R इक्वल 2F होता तो माइनस R इक्वल माइनस 2F हो गया। इसके बाद आपका आता है PB1, A1 ले सकते थे लेकिन A1 नीचे है B1 ऊपर है, तो इस नाते B1 हम ले लेंगे, प्रतिबिंब से ही है बेटा, A1 B1 दोनों प्रतिबिंब ही माना जाएगा। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी PB1 आपका माइनस B और PF दर्पण से फोकस की दूरी आपका PF है। चलिए हम मान रख देते हैं, इसका मान रखते हैं, सीधा मान रखते हैं PB इक्वल माइनस U माइनस PC इक्वल माइनस 2F अपान PC इक्वल माइनस 2F माइनस PB1 इक्वल क्या है माइनस B इक्वल PF इक्वल माइनस F है अपान PB1 इक्वल माइनस B माइनस PF इक्वल माइनस F। आप इसको तोड़ दीजिए, माइनस U माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा बेटा प्लस, माइनस U प्लस 2F अपान माइनस 2F माइनस गुणे माइनस प्लस V इक्वल माइनस F अपान माइनस V, माइनस और माइनस का गुणा प्लस।
माइनस भी प्लस एफ। चलिए अब पक्षांतर कर दीजिए, माइनस यू प्लस 2f इंटू ये माइनस बी प्लस एफ इधर चला जाएगा, इंटू माइनस बी प्लस एफ इक्वल माइनस एफ इंटू माइनस 2f प्लस बी। आपका हो गया। आगे देखिए, तोड़िए इसको, माइनस यू का गुणा करिए पहले इसमें, माइनस यू इंटू माइनस भी, माइनस और माइनस का गुणा आपका प्लस हो गया, u इंटू भी यानी यू भी, फिर माइनस और प्लस का गुणा माइनस यू गुणे एफ बराबर यू एफ। अब माइनस ये माइनस यू का काम खत्म, अब 2f का गुणा करिए, प्लस और माइनस का गुणा माइनस 2f गुणे भी बराबर 2f भी, प्लस गुणे प्लस आपका प्लस के बराबर होगा 2f इंटू एफ यानी 2f स्क्वायर इक्वल माइनस इंटू माइनस प्लस 2f स्क्वायर माइनस और प्लस का गुणा माइनस एफ भी। 2f स्क्वायर से आपका 2f स्क्वायर कट गया। यहां पर देखिए ये चीजें यूएफ और 2f भी ऋणात्मक है, आप पक्षांतर कर दीजिए, यहां पर u भी इक्वल हो जाएगा, ये सब पक्षांतर हो जाएगा, ये चीजें पक्षांतर हो जाएंगी। ये कट गया है 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर, तो ये उधर हो जाएगा, तो इधर निगेटिव है, उधर जाएगा आपका पॉजिटिव। देख लीजिए, अगर कोई चीज धनात्मक है पक्षांतर करने पर ऋणात्मक हो जाएगा, अगर ऋणात्मक है तो पक्षांतर करने पर धनात्मक हो जाएगा। तो ये चीजें ऋणात्मक है, उधर जाएंगी धनात्मक हो जाएंगी, माइनस यूएफ पक्षांतर होगा प्लस यूएफ हो जाएगा, और माइनस 2f भी इधर हो जाएगा प्लस 2f भी, एक माइनस एफ भी पहले से बचा है, यानी u भी इक्वल यूएफ 2f भी से एक एफ भी आपका निकल गया, प्लस एफ भी बचा। सब में आप u भी एफ से यहां पर लिख सकते हैं, u भी तथा एफ से भाग देने पर, एफ से भाग देने पर यहां कर लेते हैं हम, यहां पर था u भी इक्वल यू एफ प्लस एफ भी, यही चीज हम यहां लिख देंगे, u भी अपान u भी एफ प्लस यू एफ था यू एफ अपान यू भी एफ और प्लस इसके बाद आपका एफ भी है, एफ भी अपान यू भी एफ। अब देखिए u भी से आपका u भी कैंसिल हो गया, यू एफ से आपका यू एफ कैंसिल हो गया, एफ भी से आपका एफ भी कैंसिल हो गया, यहां पर एफ बच गया, यहां भी बच गया और यहां पर u बचा। चलिए आपका आ गया 1 बाई एफ इक्वल 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। यही आपका अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन है। एफ फोकस की दूरी, भी प्रतिबिंब की दूरी, यू वस्तु की दूरी, ये सभी दर्पण से हैं। ठीक है, आपसे अगले टॉपिक में मिलते हैं, किसी अगले टॉपिक में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।